उत्तर प्रदेश 80 की 80 लोकसभा जीतने की बात चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 43 सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के लिए स्थिति ऐसी हो गई है कि आत्ममंथन चिंतन करना पड़ रहा है कि आखिरकार क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। सौरभ भाई, बिल्कुल बहुत जरूरी भी है आत्ममंथन और चिंतन। जिस तरह की खबरें आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से और बीजेपी के जिला इकाइयों से, और जहां जहां सांसद हारे हैं उन सब सीटों से, तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। हम लोगों ने पहले भी पॉइंट आउट किया था आपके सौरभ भाई, आपके डिबेट में ही, कि सांसदों के चेहरे पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि वोट परसेंटेज जो कम पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखने, आज जब हम देखते हैं उस वोट परसेंटेज को कम होता हुआ देखते हैं, तो बीजेपी का वोटर ही नहीं निकला। वो पन्ना प्रमुख की बातें, जो संगठन की बातें, जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, बाकी देश में तो बहुत अच्छे प्रदर्शन किया है भाजपा ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में पन्ना प्रमुख की भूमिका अहम होती है। मुझे लग रहा है, और जो सामने दिख भी रहा है, अब जो रपट आ रही है, कि पन्ना प्रमुख लेवल तक काम ही नहीं हुआ है। कोई ना पर्चियां बांटी गई हैं, ना वोटरों को वोटिंग देने के लिए बोला गया है। प्रधानमंत्री की सीट देख लीजिए, चाहे गोरखपुर की सीट देख लीजिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे लखनऊ की सीट देख लीजिए जहां रक्षा मंत्री हैं। ये सीट परसेंटेज, ये सीट वोटिंग, जिस जीत से, जिस मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो हम लोग बात करते थे इन सभी सीटों की, इसमें क्या मार्जिन ऑफ विक्ट्री आप खुद देख लीजिए, तो इसी से अंदाजा लग जाता है। और आज जो समीक्षा बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं उस समीक्षा बैठक को, उसमें सभी संगठन के अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, बाकी पार्टियों के अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी पहुंच रहे हैं। तो गहन चिंतन मंथन होगा कि क्यों ऐसी ऐसी हालात हुई। और इसमें और बहुत जोड़ दूं मैं कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और उसका कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत बेहतर था बीजेपी के मुकाबले, और उसने खुद तो जीती कांग्रेस को भी 7 सीटें जितवा दी। बिल्कुल, 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई। और ठीक है अभिषेक जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप शुरू से सुनते आए होंगे, दोनों डिप्टी सीएम ये कहते आ रहे थे कि 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। 80 क्या 40 भी नहीं जीत पाए। अब स्थिति यह है कि अब दिल्ली उनको तलब किया गया है, बुलाया जा रहा है, मीटिंग होगी, चर्चा होगी। क्या आपको लगा, क्या आप एनालाइज किए? अभिषेक जी। जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले, भाजपा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। इसमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2004 और 2009 में यही पार्टी 15-20% वोटों पर समेट के रह गई थी, 12-14 सीट आती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2014 से लगातार पार्टी 40% से ऊपर वोट ला रही है, चाहे वो 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो। और 2019 में यही पार्टी 49.7% तक पहुंची थी। अखिलेश यादव का सामूहिक प्रयास ये रहा है, उनका वोट बैंक उतना नहीं बढ़ा जितना कि उन्होंने सीटों में अपने आप को कन्वर्ट किया है। भाजपा का वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने सीटों का नुकसान उठाया है। अब जो भाजपा का मंथन होगा, दोनों पहलुओं पर होगा। सबसे पहला पहलू ये होगा कि हमारा वोट बैंक हम बचा पाए, लेकिन कहाँ संगठनात्मक रूप से कमियां रही, कहाँ हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो समाजवादी पार्टी ने लोगों तक पहुंचा दिए, हम नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हमारा वोट बैंक सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2-3 ऐसे मुद्दे रहे थे कि एक और चीज है, भाजपा 2014 से विपक्ष को लगातार अपनी पिच पे खिलाती थी, अपने मुद्दों को उलझाती थी, लेकिन इस बार विपक्ष भाजपा के मुद्दों पर बिल्कुल नहीं उलझा। उसने कहीं पर भी भाजपा के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की, वो सीधे अपनी चर्चा करते रहे। संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वो बिल्कुल अपनी राह पर रहे। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, किसी ने डेवलपमेंट पे कोई चर्चा नहीं की। भाजपा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती रही, बहुत कुछ करती रही, लेकिन विपक्ष अपने पैटर्न पे रहा, और वही उनकी सफलता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय मुद्दा पकड़ा। ठीक है संजय जी, मेरा एक सवाल आपसे, भाजपा की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किरकिरी हो रही है, बहुत ज्यादा, तो वो है अयोध्या सीट लेकर। एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन वहीं से हार गए। ये एक अलग संदेश चला जा रहा है। संजय जी, कैसे देखते हैं अयोध्या सीट हारना? ये बहुत ज्यादा किरकिरी करा गया।
देखिए सौरभ जी, 3 कारण है भाजपा के पराजय के उत्तर प्रदेश में। पहला अहमवाद, दूसरा पूंजीवाद और तीसरा अतिवाद। इन 3 वादों में अगर आप समग्रता से देखेंगे तो भाजपा की पराजय छिपी हुई नजर आती। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात जिस प्रकार से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कहने की आवश्यकता नहीं है, ये राम को लेकर आए थे। मतलब इस प्रकार की बातें अगर आप करेंगे, धर्म एक निहायत आस्था का विषय है और आस्था से परे ले जाकर जिस प्रकार से भाजपा ने धर्म को खड़ा किया और राजनीति के साथ घालमेल किया, पर्दे के पीछे व्यापार की बात करते रहे और सामने जनता को धर्म की चाशनी पिलाते रहे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी, इसके अलावा आरक्षण और संविधान का मुद्दा इसीलिए सबसे ज्यादा चल, बजाय अपने अंदर झांकने के इन्होंने लगातार जिस प्रकार से विपक्ष पर आरोप लगाया, और वो भी शब्दावली मैं कतई नहीं पसंद करता हूं। कम से कम प्रधानमंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हाँ, ये और बात है कि इस हार के लिए बलि का बकरा योगी जी को बनाया जाएगा, और मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं उनको दोषी बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से 2022 में भाजपा ने यहाँ पे सफलता पाई थी, जो कि उम्मीद नहीं लग रही थी, बावजूद उन्होंने मानी। और प्रशासनिक दक्षता में देखें इनकी कोई कमी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे भी पन्ना प्रमुख की बात हुई, इसके अलावा और तमाम सारी बातें। देखिए, जब आपका बेसिक कैडर जो है, आपका मूल कैडर है, जब आप उनको छोड़कर आयातित नेताओं के भरोसे चुनाव जीतने के लिए आगे जाएंगे, चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। अपने कैडर पे विश्वास कीजिए, उनको जिम्मेवारी दीजिए, लेकिन आपने तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया और कहते रहे कि नहीं अब हमारी गंगा पवित्र हो गई है, ऐसे नहीं चलेगा। तो देखिए, इन सब चीजों के आधार पर भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अयोध्या में हार इस बात का द्योतक है कि अयोध्या के लोग इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे कि इस प्रकार से चीजें अगर चलेंगी तो जो जीवन के वास्तविक रोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। ताहिरा जी, भारतीय जनता पार्टी को कम सीट आना किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन ने अच्छा काम किया, कुछ लोग कहते थे कि 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो जाएगी, और लेकिन फ्लॉप नहीं हुई। इस बार तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में सुपर हिट हो गई। जी देखिए, मैंने कल भी आपके 8 बजे वाले प्रोग्राम में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश आपको लाख लगे, लेकिन ये वो सरजमी है जो सूफियों और संतों की है, ये कबीर की है, कबीर की भूमि है, जो कहते हैं 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इतनी नफरत की भाषा को हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। आप राजस्थान भी देख लीजिए, आप महाराष्ट्र भी देख लीजिए, सभी जगहों पर वही बात रही है कि लोगों ने नकारा है, ये भाषा नकारा है। और फिर उसके बाद जो आपके खुद नेता जो कमी नहीं रही, कह रहे थे कि कमी नहीं रही, और पन्ना प्रमुख अभी जिन्होंने कहा उन्होंने सही कहा, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा काम किया था। योगी जी की भी पूरी मशीनरी लगी थी। मैं तो देखती थी, मैं तो महिलाओं में काम करती हूँ, रिमोट एरिया में सारे लोग जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, काम कर रहे थे, बल्कि गठबंधन देर से अपना काम शुरू किया था इन्होंने, तो वो काम कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, एक नेता खड़े होते हैं और इस तरह की भाषा अगर बोलने लगते हैं, कोई बोलने लगे जो इस पोजीशन पे है, मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री होता है, पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, तो उनकी तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, या उनके कोई नेता गण अगर कहते हैं कि हमको 400 पार कर दो, 400 पार कहने में कोई बुराई नहीं। मैंने कल भी ये बात कही थी, कह सकता, हर नेता कहता 400, कोई कहता है कि भाई हम 80 से यूपी में ज्यादा लाएंगे, भाई 80 से ज्यादा लोग हंस रहे कैसे लाएंगे भाई, लेकिन कह जाते हैं लोग। लेकिन ये कहना कि अगर हम ले आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, अगर आप चाहते हैं हम संविधान बदल दें, आप इतना बड़ा चर्च देश में है, क्या समझ है आपकी? ओबीसी और दलित सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? संविधान का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े गहन अध्ययन के बाद जो चेयरपर्सन यही तो नुकसान हुआ, ये बीच में आके भूले भी, और यही नैरेटिव सेट करा दिया गठबंधन लगातार इसी पे बोलता रहा। महंगाई, आप महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं। भाई आप जब तक आमजन की बात नहीं करेंगे, बराबर आ रहा था, गरीबी की जो खाई वो बढ़ती जा रही है, मुट्ठी भर लोग अमीर होते जा रहे हैं,
इसमें बात होनी चाहिए थी ना, इसमें डिबेट होने चाहिए थे, इसमें जवाब आने चाहिए थे। महिलाओं के साथ जो असुरक्षा थी उस पर जवाब आना चाहिए था। जो हमारे रेसलर्स थी, जो हमारी प्राइड थी, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ था उसमें जवाब आना चाहिए। अच्छा तो ताहिरा जब जी, आप देखिए आप ये सब, आप लोग तो स्वतंत्र हैं, विश्लेषक हैं, लेकिन आप लोगों ने भी कई बार जो, लेकिन विश्लेषण में ये सब बातें कही नहीं कि साहब ये सब चीजों को गलत ट्रैक पे आ नहीं, रहा मैं है। तो बराबर कहीं कहती रही, बहुत सारे मैंने ऐसे तो मैं अभी रेसलर्स की बात भी मैंने बराबर चैनलों पे उठाई। महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्शन शुरू पहले ही चरण के बाद मैंने कहा, जब मुझसे पूछा गया कि ये मुद्दा नहीं है, मैंने कहा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। फिर मैंने लास्ट में भी, लास्ट चैनल ने पहले के चैनल ने मुझको बुलाया, वहां भी मैंने कहा कि नहीं, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। ये मुद्दा एक आम जन, मैं महिलाओं को देख रही थी ना, ठीक है राव उनके साहब, बीच ये मुद्दा। ठीक है मैडम। राव साहब, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए कहा यह जा रहा है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने, योगी गवर्नमेंट ने भी सर्वे कराया था और उसने आला कमान केंद्र सरकार को ये मैसेज कन्वे किया कि साहब कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे जनता नाराज है, अगर आप प्रत्याशियों के नाम बदल देते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को यह जानकारी थी, बाकायदे बताया गया, लेकिन शायद आला कमान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि लोगों को लगा कि नहीं सब कुछ अच्छा है, प्रत्याशी बदल देते तो शायद अच्छा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये एक वजह है, एक ये फैक्टर है, प्रत्याशियों से लोग नाराज थे इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए? सौरभ भाई, जहां तक मुझे जानकारियां हैं, संगठन की तरफ से एक लिस्ट जाती है, सरकार की तरफ से एक लिस्ट जाती है, और केंद्रीय संगठन अपना खुद की एक सर्वे भी कराता है। तो तीनों रिपोर्ट पेश होती हैं सामने कि, और उसके बाद टिकट वितरण की बातें होती हैं। तो उस गहन मंथन में मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री दोनों थे, संगठन के प्रभारी भी थे, संगठन अध्यक्ष भी थे उत्तर प्रदेश के, और राष्ट्रीय नेतृत्व भी था। सभी ने आपस में तय किया था, समन्वय बिठाया था, उसके बाद ही कैंडिडेट सिलेक्शन होता है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री ने नहीं चाहते थे ऐसा, या केंद्रीय नेतृत्व ऐसा हो कर दिया, तो ये तो कहने वाली बातें हैं। एक बार जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया तो उसके ऊपर काम करना संगठन का काम है। जी जी। संगठन को ही प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए था। हार की जिम्मेदारी संगठन की ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी मेहनत करी। वो तो 204 रैलियां कराए, उनकी बात नहीं कर रहे हम, वही संगठन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे हो जाता है राव साहब, फिर इसके बाद ही वहां क्या कमी देखिए आप, उसको थोड़ा बताएं। देखिए, अयोध्या की अगर आपने अभी बात उठाई थी सर भाई, तो अयोध्या में मुद्दा क्या था? अयोध्या में मुद्दा सबसे बड़ा, जो ग्रामीण और शहर के इलाकों में सबसे बड़ा मुद्दा था कि मुआवजा नहीं मिला जब राम मंदिर के लिए अधिग्रहण किया गया। जमीनों के मुआवजे नहीं दिए गए। ये किसका देना काम है? ये अधिकारियों का काम है। अधिकारी अगर नहीं कार्य कर रहा है, मंत्री और मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं, उसके बावजूद, तो ये दोषारोपण तो संगठन को इसका फीडबैक देना चाहिए था। संगठन ने नहीं दिया फीडबैक, तो ये गलती कहीं ना कहीं तो पॉइंट आउट होगी ना। यही समीक्षा बैठक जो हो रही है, आप ग्राउंड रियलिटी में आप आज जाके अयोध्या में देखिए। हम लोग जब देख के चेक करके आए तो चर्चाएं यही थी कि हो सकता है अयोध्या हार जाए। ये हम लोगों ने कभी टीवी चैनल पे, हो सकता है एक दो, मैं आपके चैनल पर नहीं कहा, लेकिन एक दो जगह जरूर चर्चा उठी है इस बात की कि हो सकता है अयोध्या हार जाए। लेकिन इस तरीके का जो पूरे प्रदेश में दिखा है कि एक आरोप प्रत्यारोप, आपसी सहमति ने बैठना, ये हालत थी कि संगठन के लोग संगठन कार्यालय में बैठते नहीं थे जिले में। ये आपसी प्रतिद्वंदिता चलती थी। तो ये सब चीजें अब जब रिव्यू होगा तब देखी जाएंगी, तब समझ में आएगा। और एक बात इसमें एक बात समझ लिया, जैसे ताहिरा जी ने कहा, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, दो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन में सिर्फ उनके प्रदर्शन की वो अच्छी बात नहीं है। बीजेपी की परफॉर्मेंस कम रही, इसलिए वो और ज्यादा जीते हैं, वरना ऐसा नहीं है। हर सीट पे आप अगर एनालाइज करेंगे तो बीजेपी का वोट परसेंट कम नहीं है। जैसे अभिषेक भाई ने कहा, बीजेपी का वोट परसेंट कम नहीं है,
समाजवादी पार्टी का भी वोट परसेंट मार्जिनली बढ़ा है, कांग्रेस का मात्र 2% बढ़ा है। तो आप अगर देखें, इसको एनालाइज करें अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो आपको यही चीजें सामने आएंगी कि संगठन ने काम नहीं किया। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, कुछ पॉइंट्स है मैं रखता हूं, अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो आप बताइएगा। जैसे समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर सामंजस्य स्थापित किया, पूरे परिवार में एकजुटता समाजवादी पार्टी ने दिखाया, फिर इसके बाद पीडीए फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आई, और इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उठाया, और साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व को अपने आप को प्रोजेक्ट किया समाजवादी पार्टी ने। क्या इन पॉइंट्स को लेकर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लोगों को फायदा हुआ उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से फायदा हुआ है। मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव में 10 से 11 यादवों को टिकट देती थी, और उनपे हमेशा ये आरोप लगता था ये जाति विशेष की पार्टी है। वो इस बार बाहर निकल गई। उन्होंने अपने परिवार के बाहर किसी भी अपनी जाति के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम क्या किया, सभी सीटों पर उन्होंने जाति समीकरण बहुत अच्छे बिठाए, और मुझे लगता है उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण जो है वो सीटों का बंटवारा रहा है। कुछ सीटों पर तो जहां पर 35 से 38% मुस्लिम बहुत सीटें थी, वहां पर उन्होंने हिंदू टिकट दे दी। जैसे रुचि बीरा को उन्होंने मुरादाबाद से टिकट दे दी, जो जीत का बहुत बड़ा कारण रहा। उन्होंने उस चुनाव को कम्युनल नहीं होने दिया, पोलराइजेशन नहीं होने दिया वहां पर। ये फैक्टर्स उनके लिए विनिंग लेकर गए। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है, देखिए पीडीए 2022 में अखिलेश जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उसकी सफलता कहीं ना कहीं 2024 में उनको मिली है। वो लगातार काम करते रहे, कई लोग उनसे छिटक गए, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, चाहे वो बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लेकिन वो अपने एक मुद्दे पर लगातार बने रहे, उस पर काम करते रहे, जमीन पर काम करते रहे, और उसी का परिणाम आज ये है कि उनको सफलता मिली है। जी जी संजय जी, कभी कभी कहते हैं ना कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो है, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास हुआ, जिसकी वजह से ये नजर आए परिणाम? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी जी संजय जी, आपसे। सौरभ जी, आपके इस सवाल को उत्तर देने के पहले मैं कुछ डेटा की बात बतला दूं। जी जी जी। ये उत्तर प्रदेश में जो इस बार डेटा आया है चुनाव में, उसमें भाजपा गठबंधन स्लाइटली लोअर है समाजवादी गठबंधन। 43.67% के आसपास समाजवादी गठबंधन को, 43.36% भाजपा गठबंधन को। तो देखिए, वोट परसेंटेज के मामले में भी भाजपा गठबंधन पिछड़ गई। एक चीज और ध्यान रखने की वाली बात है कि समाजवादी पार्टी 62 जगह पे चुनाव लड़ी है, जबकि 75 जगह पे भाजपा चुनाव लड़ी है। अगर भाजपा भी 62 जगह पे चुनाव लड़ी होती तो शायद, अगर स्टैंड अलोन अगर आप तुलना करेंगे, तो भाजपा का वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी से कम आता। ये चिंता की बात है, यानी इनका जो वोट जो बेस है वो खिसक रहा है। और बहुजन समाज पार्टी को 9.46% वोट मिला है, यानी सीधे आधे हो गए। पिछली बार 19.36% वोट मिला था, यानी बिल्कुल आधी हो गई। और कांग्रेस जो है इस बार तीसरे पोजीशन पे आ गई है, 9.67% आ गई। तो देखिए, निश्चित तौर पर जो मुझे लग रहा है, इसका एक बड़ा ही दूरगामी प्रभाव है, और आने वाले समय में भाजपा को सोचना पड़ेगा कि केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर आप चुनाव अब नहीं जीत सकते हैं। हिंदुत्व और मुस्लिम और ध्रुवीकरण के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक कोहेसिव होल लेके चलना पड़ेगा, सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और अयोध्या की जो डिफीट है, यह इस बात का सबसे साफ साफ मैसेज है। और मुझे लगता है कि इस बात के लिए कहीं ना कहीं संगठन ही दोषी करार दिया जाना चाहिए। जो मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट इस बात को लेकर इस पे अपनी स्वीकारोक्ति दे रहे हैं, और संगठन को कहीं ना कहीं। और मैं एक चीज और बता दूं, अयोध्या की हार के पीछे एक बड़ी वजह और मैं आपको बता दूं कि मुआवजा तो है ही, और आपको पता है राम मंदिर के औरा में अयोध्या में लगभग बड़े छोटे 1000 मंदिर हैं। वहां के पुजारी सब बेरोजगार हो गए, उनके यहाँ कोई आ नहीं रहा, दर्शन करने वाले नहीं आ रहे, उनके ऊपर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन है, ये डीप स्टडी की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो ये सोचने और समझने की जरूरत है सौरभ जी। बिल्कुल जी। ताहिरा जी, क्या अब आप मान रही हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि जात, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीजों से उठकर राजनीति करने की जरूरत है, और यही समय की मांग है? जी बिल्कुल, देखिए इस बात तो धर्म की राजनीति को जाति की राजनीति ने मात दे दिया उत्तर प्रदेश में। तो
और जाति की बात जो आप कर रहे हैं उसमें देखिए, जब तक जैसा है कि जब तक ये ओबीसी है, दलित है, जब तक उनको अपनी जगह प्रॉपर नहीं मिल जाती, प्लेइंग ग्राउंड जो है इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, जब तक उनको बराबर का नहीं मिल जाता है, तब तक ये चलता रहेगा। आरक्षण तो तब तक देना होगा, तब तक उनकी बात करनी होगी, जब तक जाति की बात होगी। अभी नीतीश कुमार जी को ला रहे हैं एनडीए गठबंधन, उनको उनसे बातचीत चल रही है, उनके अलाई है वो, तो उन्होंने तो कह दिया था कि कास्ट सेंसस कीजिए भाई। उन्होंने कह दिया कि यूसीसी ऐसे नहीं, इसमें स्टेक होल्डर बात करें। उन्होंने अग्निवीर पे कह दिया कि नहीं भाई इसको रिव्यू कीजिए आप। तो अभी क्या है, पूरी चीजें देखिए, वी बिलीव इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जी। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके चल सकते हैं आगे। इतना वास्ट इंडिया है, कितने कितने किलोमीटर पे यहाँ पे कल्चर बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, डायलेक्ट बदल जाता है। आप कैसे सिर्फ धर्म की चाशनी में पूरी चीज लेके चल सकते हैं? धर्म निजी मामला है जी। और हर एक की आदमी की आस्था होती है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए अपने धर्म को अपने तरीके से मानने का। लेकिन आप सिर्फ धर्म की बात करेंगे, रोजगार की नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे शिक्षा की, बेहतर शिक्षा की, आप बात नहीं करेंगे गरीबों को किस तरह से बेहतर शिक्षा दी जाए, कैसे महिलाओं को बेहतर तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको इम्पावर सही माने में कैसे किया जाए, तो आप सिर्फ एक धर्म के उससे नहीं आगे ले जा सकते। अब यहाँ पे क्या है, जब एनडीए है, इनको कितनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ करना हो। ठीक है, अब ये बात आपने कहा है, तो चलिए एक छोटा सा इस पे विश्लेषण मैं राव साहब से चाहूंगा कि राव साहब अच्छा विश्लेषण कर देते हैं और फाइनल कमेंट लूंगा। राव साहब, राजनीति शास्त्र में अब इसको थोड़ा गणित से जोड़ के हम देख लेते हैं कि 543 अंकों का समझ लीजिए पेपर है, और जो पेपर में 12 नंबर पाए हैं और 16 नंबर पाए हैं वो इतरा रहे। 420 नंबर पाने वाले लोग परेशान हैं कि हम सरकार कैसे बनाएं, और 99 नंबर जो पाए हैं 543 में से वो कह रहे हैं कि साहब हम दुनिया हिला देंगे। ठीक बात कही आपने, यही हकीकत है राजनीति की। जब पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई जब होती है तो उसमें यही सिखाया जाता है कि पॉलिटिकल इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत